नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों आज अपने एक क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हमें आपको जनरेटर का क्वेश्चन मेन चीज जनरेटर के लिए लेके आए हैं, जिसमें 250-300 क्वेश्चन पर डे के आपको 25 क्वेश्चन हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, आंसर किस हिसाब से आया, किस कारण से आया, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो क्वेश्चन का पेपर मेरे पास है, जो पेपर ये है BSNL के अंदर जेईई के अंदर आया हुआ पेपर है। क्या 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर का वोल्टेज नियमन सबसे कम होता है। तो सबसे कम वोल्टेज नियमन कौन से जनरेटर का होता है? तो आंसर में दे रखा है इन्होंने ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, पार्श्व यानी शंट जनरेटर, संयुक्त जनरेटर या अधि संयुक्त। अधि संयुक्त का मतलब और कंपाउंड जनरेटर, और संयुक्त जनरेटर का मतलब होता है कंपाउंड जनरेटर। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा श्रेणी जनरेटर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी जनरेटर इसमें आंसर क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो श्रेणी जनरेटर है इसमें फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और लोड वाइंडिंग ये तीनों श्रेणी क्रम में होती है। ठीक, एक बात तो ये। अब शंट की बात करें, देखो शंट इसमें ऑप्शन है, एक तो शंट और एक कंपाउंड और एक और कंपाउंड जनरेटर, 3 ऑप्शन और दे रखे हैं इसमें। जो आपका और कंपाउंड जनरेटर है इसका वोल्टेज नियमन ऋणात्मक होता है, कम नहीं ऋणात्मक होता है। इसमें पूछा है कि कम होता है लेकिन ऋणात्मक नहीं पूछा है। देखो दो चीज, अधिक उच्च, अधिक से भी अधिक उच्च, कम से कम या निम्नतम। तो निम्नतम देखा जाए, अगर यहाँ निम्नतम शब्द आता या ऋणात्मक शब्द आता तो यहाँ आप करते कौन सा, ओवर कंपाउंड जनरेटर। लेकिन यहाँ पूछा गया कि सबसे कम, तो मेरे साथियों सबसे कम तो होगा किसका, श्रेणी जनरेटर का, और कंपाउंड का ऋणात्मक, और शंट और कंपाउंड जनरेटर का होता है मेरे साथियों धनात्मक, वोल्टेज नियमन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त होती है? जो UPRNL 2016 की एग्जाम लगी थी इसमें एक क्वेश्चन आया था, और जो ये पहले 1 नंबर क्वेश्चन आया आपका BSNL के अंदर। तो ये क्वेश्चन है 2 नंबर है कि लैप वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त होती है। कहने का मतलब लैप वाइंडिंग क्यों की जाती है। वाइंडिंग 2 होती है, एक लैप और एक वेव वाइंडिंग, जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लैप वाइंडिंग क्यों की जाती है भाई, बताना। देखें ऑप्शन सुनना, हाई वोल्टेज निम्न धारा के लिए, हाई वोल्टेज और हाई धारा के लिए, निम्न वोल्टेज हाई धारा के लिए। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। लैप वाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 2, लैप वाइंडिंग क्यों की जाती है, बताओ देखें कमेंट के द्वारा बताना। लैप वाइंडिंग ऑप्शन दोबारा सुनो, निम्न वोल्टेज निम्न धारा, उच्च वोल्टेज निम्न धारा, हाई वोल्टेज हाई धारा, निम्न वोल्टेज उच्च धारा। तो मेरे साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न धारा, सॉरी निम्न वोल्टेज अधिक धारा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में है, डीसी जनरेटर में भंवर धारा हानियां नहीं होती है। इसने कहा है कि डीसी जनरेटर के अंदर भंवर धारा नहीं होती, भंवर धारा हानियां नहीं होती। ऑप्शन में दिया है कौन सी होती है, लोह हानियां, घर्षण हानियां, वायु घर्षण हानियां, तमर हानियां। आपको यह बताना है कि डीसी जनरेटर के अंदर भंवर धारा हानियां नहीं होती, लेकिन इन 4 ऑप्शन में जो लोह हानियां, घर्षण हानियां, वायु घर्षण हानियां या तमर हानियां, इनमें कौन सी हानियां होती है? तो मेरे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका लोह हानियां। कौन सी हानि होती है?
लोहे हानियां, ठीक है। लोहा हानियां होती है, देखो इसमें अंक सीधा सा दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर में भंवरधारियां हानियां नहीं होती है, भंवरधारियां हानियां नहीं होती है, लेकिन कौन सी होती है? लोहा हानियां, घर्षण हानियां, या वायु घर्षण हानियां, या तमर हानियां। तो देखो भंवरधारा हानि नहीं होती है, तो इसमें होती है लोहा हानियां। और लोहा हानियां दो प्रकार की हानि होती है आपकी, एक तो भंवरधारा हानि और एक स्टेरिसिस, स्टेरिसिस हानि। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4, वेव वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है? जो क्वेश्चन आपका आया है झारखंड जेई 2017 के अंदर आया, वो क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त होती है, वेव वाइंडिंग किस लिए उपयोग होती है। तो यहां से देखो, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें समांतर पातों की संख्या होती है पोलो के बराबर, P बराबर A, लेप में 2 नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेव वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन दिया है इसमें, निम्न वोल्टेज हाई धारा और हाई धारा निम्न वोल्टेज, अधिक वोल्टेज हाई धारा हाई वोल्टेज। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा बी, अधिक वोल्टेज निम्न धारा। तो 4 नंबर का होगा ऑप्शन बी, अधिक वोल्टेज व निम्न धारा, ऑप्शन बी। अब इसमें समांतर पातों की संख्या होती है, समांतर पातों की संख्या मेरे भाई 2 होती है, इसमें 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीसी जनरेटर में डमी कॉइल का कार्य या उपयोग, डीसी जनरेटर में डमी कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है? झारखंड जेई 2017 के अंदर पूछा गया है। इसमें देखो डीसी जनरेटर में डमी कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन आपका 1 नंबर ऑप्शन है भंवरधारा क्षति को कम करने के लिए, रोटर के यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, प्रदान करने के लिए, बनाने के लिए, और 2 नंबर ऑप्शन है वोल्टेज परिवर्तन करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए डमी कॉइल कहां उपयोग में ली जाती है आपकी, डमी कॉइल कहां उपयोग में ली जाती है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आप डमी कॉइल का उपयोग करते हैं, अतिरिक्त एक कॉइल लगाई जाती है। ये किस काम में ली जाती है? अगर देखो ये 2 जगह काम आती है, आर्मेचर का संतुलन बनाने के लिए और रोटर का भी संतुलन। अगर आर्मेचर कहां लगता है? रोटर के आर्मेचर, रोटर और आर्मेचर का कॉम्बिनेशन एक जगह होता है, ठीक है। तो अगर आर्म इस जगह रोटर की जगह आर्मेचर भी होता तो चलता, कि आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए। तो इसमें देखो क्वेश्चन दोबारा सुनना, क्वेश्चन डीसी जनरेटर में डमी कॉइल का उपयोग होता है, झारखंड जेई 2017 के अंदर पूछा गया है। भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए जी 2 नंबर ऑप्शन है, रोटर के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, डमी कॉइल रोटर के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रोटर के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करना, ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, एक डीसी मशीन के लिए दिक् परिवर्तन का कार्य है। दिक् परिवर्तन का मतलब हो गया कम्यूटेटर का कार्य है। क्वेश्चन है कि एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य होता है, तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, जरा बताओ एक बार। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 डीसी जनरेटर है आपका,
तो डीसी जनरेटर में एक बात सदैव याद रखना, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में सदैव ही आपकी एसी धारा उत्पन्न होती है और आउटपुट आपको डीसी मिलता है। तो ऑप्शन सुन के और देख के इसका उत्तर देना है। डीसी मशीन में दिक कम्यूटेटर का कार्य है या दिक परिवर्तक का कार्य है एक दिशीय धारा से द्विदिशीय धारा, प्रत्यावर्ती धारा से एक दिशीय धारा, प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती धारा। तो आपको यह बताना है कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है एक डीसी जनरेटर में। इससे पहले एक बात हमेशा याद रखना कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर के अंदर हमेशा सदैव एसी धारा उत्पन्न होती है। इतना लॉजिक मैं बता देता हूं, बाकी उत्तर आप कमेंट करके आप मेरे को देना, बाकी आंसर मैं बताता हूं इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और, अगर कम्यूटेटर का कार्य एक और है, कम्यूटेटर करता क्या है आपका कि आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न हुई विद्युत धारा को वहां से इकट्ठा करके बाह्य परिपथ को देने का काम में भी कम्यूटेटर करता है। कम्यूटेटर क्या करता है, आर्मेचर से उठाता है धारा को, कलेक्ट करता है, संग्रहण करता है उसका और ब्रश तक पहुंचाने का काम किसका है, कम्यूटेटर का। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत जनरेटर इस प्रकार की मशीन है जो रूपांतरित करती है। झारखंड जेई 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, कितना सरल क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर ऐसी इस प्रकार की मशीन है जो रूपांतरित करती है। तो कैसे किस प्रकार की मशीन है, ऑप्शन सुना, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डी नंबर ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अरे क्वेश्चन सीधा सा यही है कि एक डीसी जनरेटर इस प्रकार की मशीन है जो रूपांतरित करती है। किस प्रकार की मशीन है, ये क्या करता है डीसी जनरेटर आपका, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या, नहीं बदलता। यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या, नहीं बदलता। विद्युत ऊर्जा को विद्युत को यांत्रिक में बदलता है क्या, नहीं बदलता। यह मोटर का काम है विद्युत को यांत्रिक में बदलना, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका डी, और क्वेश्चन कौन सा है 7, क्या जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, डीसी जनरेटर में गतिशील प्रेरित ईएमएफ किसके अनुसार उत्पन्न किया जाता है। अब सुनना बात, इस क्वेश्चन में बताया गया कि डीसी जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ किस नियम के तहत किया जाता है या किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। कौन सा नियम लगाते हो आप, तो अपन इसमें उत्तर दे रखा है, ऑप्शन सुनना ध्यान से, फेराडे का नियम, बायो-रिवेस्ट नियम, ओम के नियम के द्वारा, किरचॉफ का नियम के द्वारा। नहीं जी, ओम का नियम भी नहीं होगा, किरचॉफ का नियम भी नहीं होगा, बायो-रिवेस्ट नियम भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका ए का क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर होगा कि डीसी जनरेटर के अंदर डीसी जनरेटर के अंदर गतिशील ईएमएफ किसके अनुसार उत्पन्न की जाती है या किसके अनुसार ज्ञात किया जाता है, किसके अनुसार, फेराडे के नियम के अनुसार। कौन सा, ऑप्शन ए, 8 नंबर क्वेश्चन। फिर आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिकारी कुंडलन प्रयोग होता है जब बार। पहली बात तो प्रतिकारी कुंडल क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बताया गया कि प्रतिकारी कुंडल उपयोग या प्रयोग में होती है जब बार। जो प्रतिकारी कुंडल किसको बोलोगे आप, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को बोलोगे। तो इसमें पूछा गया है कि प्रतिकारी कुंडलन प्रयोग होता है या होती है जब बार का क्या मैटर है इसके अंदर, कि जब बार अधिक होगा, कम होगा, और भी ज्यादा परिवर्तन होगा,
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिकारी कुंडल मतलब कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग है आपकी, ये किस बार पे किस तरह से काम करती है। तो ऑप्शन सुना, स्थिर बार पे, अधिक उतार चढ़ाव वाले बार पे, सभी प्रकार के उतार चढ़ाव वाले भाव पे, या थोड़ा उतार चढ़ाव वाले भाव पे। तो दोबारा सुना ऑप्शन देखो, एक तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाले भाव बार है, नहीं है। सभी प्रकार के उतार चढ़ाव वाले बार नहीं है जी। स्थिर बार पे तो काम करेगी नहीं है। बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाले जहां बार होता है तो ऑप्शन नंबर आपका डी, क्वेश्चन नंबर 9, जहां जिस जनरेटर के अंदर अधिक उतार चढ़ाव होता है बार के अंदर, या अधिक गिरता है या अधिक बार बढ़ता है, उस जगह आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हो। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर डी, अधिक उतार चढ़ाव वाले बार के साथ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट है। भाई डीसी मशीन है आपकी, उसकी दक्षता को ज्ञात करने के लिए या दक्षता को जांच करने के लिए कौन सा आप टेस्ट ब्रेक टेस्ट काम में लेोगे। तो इसमें है प्रत्यक्ष, एक पुनर्योजी विधि, एक प्रत्यक्ष विधि, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक डीसी मशीन की दक्षता में निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट है, अप्रत्यक्ष है, एक पुनर्योजी विधि है, या प्रत्यक्ष है, या इनमें से कोई नहीं है। भाई देखो, डीसी मशीन की दक्षता निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट आपका एक प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष विधि है। और ये आपका टेस्ट होता है छोटी मशीनों के लिए। किसके लिए? छोटी मशीनों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आगे छोटी मशीनों की, छोटी मशीनों की दक्षता, ठीक है, छोटी मशीनों की दक्षता ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना भाई, संपूर्ण बार पर डिस्ट द्वारा डीसी वाले बड़ी मशीन के लिए दिक् परिवर्तन परिस्थितियों की जांच ... से की जाती है। दोबारा सुनना, 11 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण बार पर डिस्ट द्वारा डीसी बड़ी मशीन के लिए दिक् परिवर्तन परिस्थिति की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि डीसी द्वारा मशीन के अंदर दिक् परिवर्तन मतलब कम्यूटेटर की जांच करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करते हो। तो इसमें देखेगा ब्रेक टेस्ट, स्प्रिंग टेस्ट, हॉपकिंस टेस्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऑप्शन नंबर सी, हॉपकिंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। अब इसकी दो बातें सुनना। पहली बात तो ये सुनना कि ये जो टेस्ट किया जाएगा ये फुल लोड पे किया जाएगा, फुल लोड पर जांच, और इसमें 2 मोट मशीन काम में ली जाएगी। कितनी? 2 मशीन काम ली जाती है। तीसरी बात इसकी ध्यान रखना, जो इसमें दारा है, दारा किसके बराबर होगी? लॉस के बराबर, मतलब हानियों के बराबर। जो दारा होगी उतनी लॉस होगा उतनी आपकी दारा होगी।
फुल लोड पे काम ली जाती है ये विधि, और ये जो विधि तैयार की जाएगी इस विधि में दो मशीन काम में ले जाएगी, फुल लोड पे ये काम करेगी और धारा के अंदर इसका मीटर आता है, धारा की बात पूछ जाए तो लॉस के बराबर इसके ये होगी धारा। क्वेश्चन नंबर 12 4 पोल लेफ्ट वाउंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखना न्यूमेरिकल है। 4 पोल लेफ्ट वाउंड डीसी जनरेटर का ब्यूरो निम्न प्रकार है, जिसमें फ्लक्स है आपका 0.07 वेबर प्रति पोल, घूर्णन गति है आपकी 900 आरपीएम, आर्मेचर चालकों की संख्या 440 है और पैदा हुआ ईएमएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखना भाई इसका आंसर सी होगा, लेकिन किस हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 फ्लक्स आपको दे रखा है 0.07 वेबर प्रति पोल, ठीक। आर्मेचर चालकों की संख्या दे रखी है 440, घूर्णन गति आपको दे रखी है 900 आरपीएम और ज्ञात करना है मेरे साथियों ईएमएफ, ठीक है। पोल कितने हैं आपके, पोल हैं 4, पोलों की संख्या 4 है। वाइंडिंग कौन सी है, लेफ्ट वाइंडिंग, तो पोलों की संख्या के बराबर है समांतर पथों की संख्या, तो ए बराबर क्या हुआ 4, ठीक। अब इसमें ज्ञात करना है ईएमएफ, तो ईएमएफ ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है यहां फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए। अब भाई देखो ध्यान से सुनना इस बात को, यहां पोल भी 4 हैं और लेफ्ट वाइंडिंग के समांतर पातों की संख्या भी 4 है, तो क्या अपने इन दोनों को लिया, क्या नहीं लेने की कोई जरूरत ही नहीं है अपने को, भाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब समान है तो ये तो कटेंगे, वहां भी जाके नीचे जाके भी कटेंगे। तो यहां से इसका उत्तर हो जाता है क्या, फ्लक्स कितना है आपका 0.07 गुणा आर्मेचर चालकों की संख्या कितनी है 440, घूर्णन गति कितनी है 900 आरपीएम और नीचे 60। यहां से इसको गुणा करोगे आगे जाओगे तो यहां आता है आपका 27,720 गुणा करने के बाद में बटा 60, भाग दोगे काटोगे इसको, 0 से 0 कट गया, भाग देने के बाद में 4 6 चौका 24, 4 बार गया 6 6 36, 6 और 6 दूनी 12, आपका 462 आएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 400 यूनिट 500 यूनिट 462 वोल्ट 900 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर सी 12वां का ऑप्शन नंबर सी होगा 462, तो 12वें का आंसर होगा 462, ऑप्शन नंबर सी है आपका 12वें का, जिसमें ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था, ये हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, डिस्ट धारा जनरेटर में अधिकतम शक्ति पर काम करने की क्या शर्त है। ये एसएससी जेई 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि डीसी धारा जनरेटर की अधिकतम शक्ति पर कार्य करने की कौन सी शर्त है। अरे कहने का मतलब सीधी भाषा में बताया जाए कि तो डीसी धारा जनरेटर की अधिकतम शक्ति ज्ञात करने के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए, कौन सी शर्त ऐसी है जिसके कारण अपना अधिकतम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। डीसी धारा जनरेटर की अधिकतम शक्ति पर काम करने की क्या शर्त है, एसएससी जेई 2017 के अंदर आया है। तो ऑप्शन सुनना है इसका, बेक ईएमएफ बराबर वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज गुणा 2, बेक ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टेज, बेक ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टेज बटे 4 या बेक ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टेज बटे 9। तो लेकिन ध्यान रखना आपको, अगर डिसी धारा जनरेटर है अधिकतम शक्ति पर काम करने के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए, बेक ईएमएफ का मान है जो आपका जो वोल्टेज है आपूर्ति बेक ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टेज दुगुना होना चाहिए, आपूर्ति वोल्टेज का मान 2 गुना चाहिए। अगर बेक ईएमएफ 1 वोल्ट है आपका तो ये आपूर्ति वोल्टेज 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बेक ईएमएफ बराबर गुणा 2 आपूर्ति वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। अधिकतम शक्ति पर कार्य करवाने के लिए आपको बेक ईएमएफ के बराबर में आपूर्ति वोल्टेज का मान 2 गुना चाहिए। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 के अंदर आया हुआ है। आगे का क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। इंटरपोल का उपयोग या प्रयोग, इंटरपोल का प्रयोग होता है एसएससी जेईई 2017 के अंदर ये पूछा गया। 2 मार्च की एग्जाम थी 10 बजे। इंटरपोल्स का उपयोग होता है, किस कारण से होता है और कहां होता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट वाउंड मशीन में, वेव वाउंड मशीन में, लेफ्ट व वेव के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। एक बात और ध्यान रखना, इंटरपोल वाइंडिंग कहां उपयोग, कौन सी किनके साथ होगी? लेफ्ट व वेव दोनों के अंदर, लेफ्ट व वेव दोनों के अंदर। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट व वेव, लेफ्ट व वेव दोनों के साथ में। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कौन सी वाइंडिंग आपको? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो सिर्फ लेफ्ट वाइंडिंग के साथ में ही प्रयोग की जाती है। वेव वाइंडिंग के साथ में कंपनसेटिंग वाइंडिंग को प्रयोग नहीं की जाती। आगे बात करें डीसी 15 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा वाले एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये पहला क्वेश्चन आया था आपका कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। तो कम्यूटेटर का कार्य होता है डीसी जनरेटर में क्या कार्य होता है? एसी को डीसी में बदलना। लेकिन अब क्वेश्चन आया है कि डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर को किस रूप में काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन सुनना 15 नंबर क्वेश्चन का, दोबारा सुनना 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा वाले एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग किस रूप में होता है? इन्वर्टर के रूप में? नहीं जी। डिस्ट कारक के रूप में, संग्रह के रूप में, लघु परिपथ के रूप में। तो मेरे भाई ध्यान रखना इस बात का, इन्वर्टर के रूप में तो नहीं होना है, संग्रह के रूप में नहीं होना है, 1% नहीं होता। हाँ, संग्रह के रूप में होता है, लेकिन ये संग्रह इकट्ठा थोड़ी करके रखता है। ये तो बुर्स को दे दिया, बुर्स बाहर दे देता है। जब ये स्टोर करता तो मानते अपने बात को। लघु एक बात जरूर हो सकती है, धारा संग्रह के रूप में या बाह्य परिपथ को धारा संग्रह करके बाह्य परिपथ को धारा दें, तब तो इस बात बन जाती। लेकिन लघु परिपथ के रूप में नहीं है जी। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन बी है आपका इसमें, डिस्ट कारक के रूप में। डिस्ट कारक मतलब रेक्टिफायर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15, रेक्टिफायर के रूप में या दिक् परिवर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोनों ध्यान रखना, रेक्टिफायर के रूप में या दिक् परिवर्तक के रूप में। अच्छा, रेक्टिफायर के रूप में क्यों जी? एक बार सुनना, रेक्टिफायर शब्द यहाँ क्यों आया? जब आप डीसी मोटर होती है आपकी, डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड मोटर होती है, और आप जब कभी आईटीआई वगैरह के लैब में जाते हो और आपको ये आपको डीसी मोटर चालू करनी है और आपके पास सिर्फ एसी धारा आ रही है, तो वहां अपने रेक्टिफायर उपयोग करके एसी को डीसी में बदल सकते हैं। 4 छोटे रेक्टिफायर उपयोग करेंगे, 2 इनपुट के लिए, 2 आउटपुट के लिए। 2 को देंगे, 2 खुटियों पर देंगे, 2 से बाहर अपना आउटपुट लेंगे। इसलिए रेक्टिफायर का कार्य भी वही है और कम्यूटेटर का कार्य भी आपका वही है। जो एसी को डीसी में बदल रहा है, यहां भी रेक्टिफायर से भी आप एसी को डीसी में बदल रही हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखना, डीसी मशीन के प्रतिकारी कुंडल, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। प्रतिकारी कुंडल का मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग।
में चालकों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा सुनना। डीसी मशीन के अंदर प्रतिकारी कुंडल कंपनसेटिंग वाइंडिंग में चालकों की संख्या होती है। LMRC 2014 के अंदर 16 के अंदर ये वैकेंसी हुई थी, इसके अंदर ये आया क्वेश्चन है। तो दोबारा सुनना, डीसी मशीन में प्रतिकारी कुंडल या कंपनसेटिंग वाइंडिंग में चालकों की संख्या होती है। ऑप्शन सुनना, हमेशा प्रतिपोल आर्मेचर चालकों से अधिक। नहीं, गलत बात है। हमेशा प्रतिपोल आर्मेचर चालकों के से कम, हमें प्रतिपोल आर्मेचर चालकों की संख्या से कम या अधिक, गलत बात है। और एक हमेशा आर्मेचर चालकों की संख्या से अधिक, ये भी गलत बात है आपकी। तो इसमें उत्तर आ रहा है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 और ऑप्शन नंबर बी कि हमेशा कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो वाइंडिंग होती है इसके टर्न्स की संख्या जो लगाई जाती है हमेशा आर्मेचर प्रतिपोल चालकों से कम रखी जाती है। एक कुंडली आर्मेचर, अगर मान लो आर्मेचर चालकों की कुंडली है 4, तो इसको 3 ही रखा जाता है। किसको? कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। तो ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या? आर्मेचर चालकों से कम रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यह है बी, बी, ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान से सुनना। एक बार दोबारा देखना, क्वेश्चन नंबर 17, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक मतलब डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर व पोल वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है? ठीक, डीसी मशीन में कंपनसेटिंग, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है? कंपनसेटिंग कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग है आपकी, ये किस प्रकार से जुड़ी होती है? 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है। अभी अभी तो मैंने बताया था कंपनसेटिंग वाइंडिंग का आया था कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो रोटर का यांत्रिक संतुलन प्रदान करती है या आर्मेचर के अंदर यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप प्रयोग ली जाती है। तो क्वेश्चन होगा इसमें 17, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है इसमें सी। 17 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिरोध लगाने से एसएससी जेई 2017 इसमें पूछा गया कि डीसी जनरेटर के क्षेत्र में बाह्य प्रतिरोध लगाने से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 दोबारा सुनना, डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाह्य प्रतिरोध लगाने से क्या होगा? ऑप्शन सुनो, जनरेटर की गति में वृद्धि होगी, जनरेटर के वोल्टेज में वृद्धि होगी, जनरेटर के वोल्टेज में कमी होगी, डिलीवर शक्ति में वृद्धि होगी। तो अब बताओ इसमें होगा क्या? एक बात सुनना कि क्षेत्र वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ाने से, अगर आप प्रतिरोध बढ़ाओगे तो सीरीज धारा ISH का मान घटेगा, ISH का मान घटेगा तो सीरीज फ्लक्स का मान भी घटेगा। अगर एक बात सुनो, सीरीज फ्लक्स का मान घट गया तो आपका टर्मिनल वोल्टेज का मान भी घटेगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि वोल्टेज का मान घटेगा। दोबारा सुनना, अगर प्रतिरोध आप शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ा रहे हो, बाह्य प्रतिरोध और क्षेत्र वाइंडिंग के अंदर आप लगा रहे हो इसको, तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो इसकी धारा भी घटेगी। अगर धारा घटेगी तो मेरे साथियों इसका होगा क्या? सीरीज
इस सीरीज वाइंडिंग का आपका फ्लक्स भी घटेगा। अगर फ्लक्स घट गया तो इसके टर्मिनल वोल्टेज का मान भी घटेगा। तो होगा क्या, 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर होगा वोल्टेज का मान घटेगा। ऑप्शन नंबर सी, एसएससी जेईई 2017 2 मार्च सुबह 10 बजे की एग्जाम हुई थी, उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन था। डीसी शंट जनरेटर में डॉट होता है, एमपी जेईई 2017 डीसी शंट जनरेटर में होते हैं। तो ऑप्शन सुनो, थोड़ा झुका हुआ डायरेक्शन, उल्लेखनीय बढ़ते हुए डायरेक्शन, स्थिर वोल्ट लक्षण या उल्लेखनीय घटता हुआ लक्षण। तो देखना भाई ध्यान से, डीसी शंट जनरेटर के अंदर जो इसका ग्राफ बनता है, गति और वोल्टेज के अंदर जो ग्राफ बनता है, भार वो गति के अंदर जो ग्राफ बनता है, तो ये झुका हुआ अभिलक्षण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा झुका हुआ अभिलक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। आगे सुनना, क्वेश्चन नंबर 20, बैटरियों को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, एमपी जेईई 2015। एमपी के अंदर जो जेईई की एग्जाम आई थी उसके अंदर पूछा गया है कि डीसी बैटरियों को चार्ज करने के लिए कौन से जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें पूछा गया है कि बैटरियों को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दे रखा यौगिक कंपाउंड जनरेटर, नहीं जी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सीरीज जनरेटर नहीं होता, टेको जनरेटर नहीं होना है, पार्श्व पथ यानी शंट जनरेटर, बिल्कुल सही बात है। शंट जनरेटर एक स्तर वोल्टेज वाला है, ये स्तर, और बैटरी को चार्ज करने के लिए स्थिर चाहिए आपको धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन सा, पार्श्व पथ शंट जनरेटर, और ऑप्शन आपका है बी। 20 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सुनना ध्यान से, डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन सुनना, दिक् परिवर्तन कंप्यूटेशन पर नहीं जी, आवर्ती पे बिल्कुल नहीं, बुर्श संपर्क नहीं, तो कौन सा है, गति। डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पे निर्भर करता है, गति पे। तो ये भी कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर का जो उत्पन्न हुआ ईएमएफ गति के समानुपाती होता है कि उत्क्रमानुपाती, समानुपाती होता है। ऑप्शन के आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर, या इस बात का हमेशा किताबी देखना और ये प्रैक्टिकली करके देखना एक बार। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है गति और वो इसके ईएमएफ के अंदर, लेकिन जो ये 3 ऑप्शन तो नहीं आने हैं, आवर्ती भी नहीं होती है इसमें, बुर्श संपर्क भी नहीं होना है और दिक् परिवर्तन भी नहीं होना है, लेकिन इसमें होगा ऑप्शन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 आपका। क्वेश्चन नंबर 21 गति के, ऑप्शन नंबर है बी, गति के, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक डीसी जनरेटर के वोल्टता को बढ़ाने के लिए सरल विधि किसके लिए है। एक डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने के लिए सरल विधि किसके लिए है। अब ऑप्शन भी दे रखा है, उत्तर भी आपने पहले कर लिया। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में जो एमपी जेईई के अंदर ये क्वेश्चन आया था, एमपी जेईई के अंदर ये क्वेश्चन आया 2015 के अंदर, लगे थे 3 क्वेश्चन एमपी जेईई के हैं ये, और तीनों क्वेश्चन एक साथ आए हुए हैं। तो 21 और 22 वाले क्वेश्चन में कोई अंतर लग रहा है क्या आपको? कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में फेरबदल कर दिया इसने कि एक डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने के लिए सरल विधि किसके लिए है।
उत्तर के बारे में पूछ लिया कि कौन सा उत्तर के लिए ये काम है। वायु अंतराल घनत्व को कम करने के लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। गुणन गति को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। आर्मेचर की लंबाई को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। गुणन गति बढ़ाने के लिए, हाँ गुणन गति बढ़ाने के लिए है इसमें ऑप्शन बी में, और गुणन गति घटाने के लिए नहीं है। तो इसमें 22 नंबर क्वेश्चन में होगा आपका आंसर बी, गुणन गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी। दोबारा सुनना इस बात को कि डीसी जनरेटर की वोल्टता को बढ़ाने की सरल विधि किसके लिए है? किसके लिए है? वोल्टेज बढ़ाने की सरल विधि किसके लिए है? एक ही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन में फेरबदल किया है इसने। ऊपर वाले क्वेश्चन ने पूछा है कि ईएमएफ को बढ़ाने के लिए सीधा सीधा पूछ लिया, लेकिन इसमें सिर्फ वोल्टेज, अरे ईएमएफ बढ़ेगा तो वोल्टेज तो बढ़ेगा ना, एक ही बात है। तो गुणन गति को बढ़ाने के लिए, जब गुणन गति को बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान भी आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ये है, मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखना इस बात का। अब क्वेश्चन नंबर 23, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कुंडल में ईएमएफ प्रेरित होता है तब होता है जब आर्मेचर घूर्णन करता है। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन में 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर कुंडल में ईएमएफ जनरेट तब होता है जब आर्मेचर घूर्णन करता है। ऑप्शन सुनना, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के चारों ओर नहीं, विद्युत स्थितिक क्षेत्र के चारों ओर नहीं, विद्युत चुंबकीय अभिभाव के चारों ओर। तो ये ऑप्शन नंबर होगा आपका 23। ऑप्शन नंबर होगा 23 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर होगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर आप आर्मेचर चालकों को घुमाओगे, अरे फेराडे का नियम कहता क्या है? किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, उत्पन्न ईएमएफ उनके अंदर कटाव कर लेता है, फिर आपका ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाना है। ऑप्शन नंबर आपका 23 के अंदर बी है। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब सुनना क्वेश्चन नंबर 24, एक डीसी जनरेटर को भी कहा जा सकता है, एक डीसी जनरेटर को भी कहा जा सकता है, यूपीआरएनएल 2017। एक डीसी जनरेटर को भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? देखना भाई, गुणनीय प्रवर्धक, एम्पलीफायर, प्राइम मूवर, पावर पंप, या इनमें से कोई नहीं। क्या कह सकते हो एक डीसी जनरेटर को? बताओ देखें। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक डीसी जनरेटर को क्या कहा जा सकता है? बताना एक बार कि क्या कहा जा सकता है डीसी जनरेटर को। एक डीसी जनरेटर को क्या कहा जा सकता है? गुणनीय प्रवर्धक भी कह सकते हैं ना। गुणनीय प्रवर्धक का मतलब एम्पलीफायर। क्या कह सकते हैं अपने? गुणनीय प्रवर्धक या एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, ठीक। एम्पलीफायर क्यों कह सकते हैं इसको? क्यों ये भी एम्पलीफायर भी इनपुट को बढ़ाता है। एम्पलीफायर क्या करता है? अपना इनपुट को बढ़ाता है, और आपका जनरेटर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज का बढ़ाता है। और आपका एम्पलीफायर स्थायी है और आपका ये जनरेटर है जो गुणनीय है। बात है ये गुणनीय डायनेमिक है और ये इसमें गुणनीय है जो एम्पलीफायर स्थायी है ये, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा आपका? ए। ऑप्शन नंबर ए, गुणनीय प्रवर्धक। तीसरा 25 है आपका, निर्माण में आर्मेचर
विद्युत परिपथ में कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं? ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ में कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए, स्लॉट के भीतर की कुंडली। अरे भाई, आर्मेचर ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ में कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं? क्वेश्चन आया था झारखंड जेई 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है कि स्लॉट के भीतर की कुंडली। अरे तो आर्मेचर के जो स्लॉट काट के तो आप अंदर कुंडली रखते हो, कुंडली को अंदर स्लॉट काट के स्थापित करते हैं अपने, तो वही तो काम में आएगा। भीतर की कुंडली की सतह इन चीजों से। बाकी सीधा सा आंसर दे रखा है इसने ए, ऑप्शन नंबर ए कि स्लॉट के भीतर की कुंडली, स्लॉट के भीतर की कुंडली। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। 25 में होगा स्लॉट के भीतर की कुंडली। ऑप्शन नंबर मेरे साथियों ए। अब आज तो 25 क्वेश्चन ये है, ये डीसी जनरेटर का मशीन, डीसी मशीन का था। डीसी मशीन के अंदर हमने पहले टॉपिक उठाया डीसी जनरेटर का। 250-300 क्वेश्चन है जो आपको पर डे के 25 क्वेश्चन हल करवाने की कोशिश करेंगे। जहां कहीं आपको कमी महसूस लगती है बताना, और बाकी अगली क्लास में अपने मिलते हैं। 25 से आगे 50 क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करेंगे। 25-25 क्वेश्चन पर डे का अपने करवाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को बार बार देखना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना। क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, एसएससी जेई, एलएमआरसी और आपका डीएमआरसी, एमपीजेई, इन सारी चीजों से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो एक बार इस क्लास को भी शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और 25-25 क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।